अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको एक तो ये बताऊंगा कि बवासीर क्यों होती है, कैसे होती है, और दूसरी सबसे अहम बात आपको ये बताऊंगा कि हमारी ग़िज़ाओं में जो उज़लाती मिजाज वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, यानी जो ग़िज़ाएँ खुश्क होती हैं या सर्द होती हैं या बादी ग़िज़ाएँ जिनको भी कहा जाता है, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादातर आम तौर पर हम इनको पसंद करते हैं और हमें ये लजीज़ लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन इंसानी इनका एक हद से ज़्यादा इनका इस्तेमाल जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। और अक्सर बीमारियां जो मैंने देखी हैं, मेरे तजर्बे में आई हैं, वो ज़्यादातर उज़लाती बीमारियां होती हैं और इसी मिजाज से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार ज़्यादा लोग होते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अक्सर इसी की होती हैं। उसमें पित्ते की पथरी आ जाती है, गुर्दों के मसाइल आ जाते हैं और बहुत सारे मसाइल होते हैं। वो सारे के सारे निज़ाम हज़म के मसाइल, कब्ज़, बवासीर, इस सारी की सारी इसी मिजाज की बीमारियां होती हैं। अगर हमें इसका पूरा एक यानी आज की जो मेरी वीडियो है, इसका मकसद ये है कि आपको इसकी पूरी एक ओवरव्यू जो है वो आपको दे दूँ, एक दिखा दूँ कि ये सिस्टम क्या होता है। ज़ाहिर बात है कि हमें अगर इसका सिस्टम पता चल जाए कि बवासीर कैसे होती है या उज़लाती खुश्क बादी चीज़ें खाने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए और आप इसको एक दफ़े देख लें, सुन लें, तो आपको फिर इसका पूरी हकीकत समझ आ जाएगी और आपके लिए एहतियात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखें, जिस वक्त हम उज़लाती मिजाज की ग़िज़ाएँ खाते हैं, यानी तुरश चीज़ें खाते हैं, तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे आलू, बैंगन, करेले और गोश्त, हर किस्म का गोश्त, ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त, तो लेकिन आप इसमें सारे गोश्तों को डाल दें, हर किस्म का गोश्त ख़ास तौर पर। इसी तरह मसाले वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, बर्गर, फ़ास्ट फूड, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ये जब हम खाते हैं तो ये मैदे में जाकर तुरशी और तेज़ाबियत पैदा करती हैं। अब ये मैदे में जाकर जब तुरशी और तेज़ाबियत पैदा करती हैं तो इससे मैदे का निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। अब इन ग़िज़ाओं को ज़ाहिर है मैदा वहाँ पर इनको रगड़ता है, हल करता है, तो वहाँ से जब मैदे से इन चीज़ों का फुजला निकल कर बड़ी आंत की ज़रिए वो हमारा पखाना बनता है और वो आगे मकद की तरफ जाता है, तो ये तेज़ाबियत और तुरशी ग़िज़ाओं का फुजला बड़ी आंत के ज़रिए जब हमारी मकद की तरफ जाता है तो वहाँ पर जाकर ये बवासीरी जहर बन जाता है। अब ये बवासीरी जहर वहाँ पर मकद में सोजश होती है, जलन होती है, ख़ारिश होती है इब्तदाई तौर पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्से बन जाते हैं और फिर जो है वो मस्से जो है कब्ज़ की वजह से पखाना सख्त होता है तो वो उन मस्सों को काट के ले जाता है, तो फिर वहाँ से खून निकलता है, फिर वो बिगड़ते बिगड़ते ज़ख़म बन जाता है, फिर फोड़ा बन जाता है, नासूर बन जाता है, बगंदर बन जाता है। तो सारा बात कहाँ से शुरू हुई थी? उज़लाती यानी तेज़ाबियत वाली और तुरश वाली ग़िज़ाएँ जो हैं, जिसमें गोश्त सर फ़हरिस्त है, और इसी तरह पालक, करेला, आलू, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो तुरशी और तेज़ाबियत पैदा करती हैं। तो ये तुरशी और तेज़ाबियत जब इनका फुजला मकद की तरफ जाता है तो वहाँ पर बवासीरी जहर पैदा करता है, जिसको साइकोसिस भी कहते हैं। यही मादा यानी तुरशी और तेज़ाबियत वाला जब खून में शामिल होता है और फिर गुर्दों के ज़रिए गुर्दे इसको फ़िल्टर करते हैं तो वहाँ पर भी मसला पैदा होता है। वहाँ पर जो है वो यूरिक एसिड वाली पथरी बनती है। वहाँ से आगे जब जाता है तो ये सुज़ाकी जहर बन जाता है और फिर मसाने में मसला करता है और वहाँ पर जलन और सोजश पैदा होती है। यही तुरशी और तेज़ाबियत वाला खून जिस वक्त हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर भी सोजश और जलन पैदा करके तप, रक्त और सल की बीमारी जो है वो पैदा कर देता है, उसके मसाइल पैदा हो जाते हैं। यही तुरशी और तेज़ाबियत वाला खून जब हमारे जिस्म के बॉडी के टिश्यूज़ में जाता है तो वहाँ पर भी ये मसले मसाइल पैदा करता है। फोड़े, फिंसियाँ जो है वो वहाँ पर पैदा होती हैं और इन फोड़े फिंसियों को जिस वक्त हम मेडिसन के ज़रिए दबाते हैं, यानी ये मादा वहाँ से जिस्म से बाहर नहीं निकलता, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं कैसे कैप्सूल और ऐसी चीज़ें कि वो फोड़ा फिंसी फटने के बजाय अंदर ही दब जाता है, तो फिर क्या होता है
کہ وہ مادہ اندر ہی بار بار ہم دباتے ہیں تو پھر پہلے پھوڑے پھنسی ہوتی ہیں، پھر وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں اور اس طرح ہمارے جسم میں بڑی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ سارا ایک سسٹم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس طریقے سے پرہیز کے ذریعے آپ اپنا علاج یعنی جس طرح کر سکتے ہیں وہ ادویات سے زیادہ مفید ہے۔ یعنی ادویات کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا پرہیز پابندی کے ساتھ کریں۔ ہاں، اگر بیماری بہت آگے تک چلی گئی ہے اور تکلیف میں آپ اذیت میں مبتلا ہیں تو پھر ادویات کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے، لیکن پرہیز جو ہے اس کا تعلق صرف دوائی کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 دن کی دوائی کھا رہے ہیں تو 10 دن آپ نے پرہیز کرنا ہے، دوائی ختم تو پرہیز ختم نہیں۔ دوائی بے شک 10 دن کی ہو یا 20 دن کی ہو، دوائی آپ کھائیں گے لیکن پرہیز آپ نے 4 مہینے 6 مہینے کرنا ہے۔ اور اگر مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو ساری زندگی کے لیے اس چیز سے پرہیز کر لیں۔ دیکھیں جن کو شوگر ہوتی ہے تو ساری زندگی وہ چینی نہیں کھاتے، میٹھی چائے نہیں پیتے۔ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ساری زندگی وہ نمک اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز آپ کے گردوں میں مسئلہ پیدا کر رہی ہے، جو چیز آپ کو بواسیر کا ذریعہ بن رہی ہے، جو چیز آپ کے اندر کوئی اور مسئلہ پیدا کر رہی ہے اور آپ کو حکیم یا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تو ساری زندگی کے لیے اس سے پرہیز کریں تاکہ آپ کو وہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر بیماریاں ہماری بادی مسائل کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا گرم چیزوں کا استعمال یہ مجموعی لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید اور بہتر ہے، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے۔ نہیں، ٹھنڈی چیزوں سے انسان کو مزہ بڑا آتا ہے، بڑا چس آ جاتی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ اور حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ٹھنڈ کے اندر موت ہے، گرمی کے اندر زندگی ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی آپ دیکھ لیں، ہمارا جو فریزر ہوتا ہے گھر میں، تو اس کے اندر ہم سالن رکھتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا، 6 دن بھی سالن فریزر کے اندر پڑا رہے خراب نہیں ہوتا، لیکن وہی سالن باہر فریزر سے باہر گرمیوں کے موسم میں آپ 24 گھنٹے رکھیں تو خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ گرمی کے اندر زندگی ہوتی ہے، تو سالن کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پھر مر جاتے ہیں اس کے اندر، اور ان کی لاشوں کی پھر وہ بدبو آتی ہے جو سالن سے آ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ تو گرمی کے اندر زندگی ہوتی ہے، وہاں پر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سالن کو جب ہم فریزر میں رکھتے ہیں تو وہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ٹھنڈ کے اندر زندگی نہیں ہوتی، تو کوئی جرثومہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتا، کوئی کیڑا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ٹھنڈ کے اندر موت ہے اور گرمی کے اندر زندگی ہے۔ تو مجموعی لحاظ سے انسان کے لیے گرمی جو ہے یہ مفید ہوتی ہے بنسبت ٹھنڈ کے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔